फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल मार्केट। इस टॉपिक के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, बट उसके अंदर मैंने जो मेरिट्स और डीमेरिट्स और एग्जांपल है उनके साथ में इनको नहीं एक्सप्लेन किया था। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल्ड वे में इस टॉपिक को समझेंगे। जैसे कि अगर 10 मार्क्स के में या 15 मार्क्स के में ये क्वेश्चन आता है और आपसे पूछते हैं मोड्स ऑफ एंट्री बताओ, तो आप इन 12 टॉपिक्स में से आप 10 भी इसको लिख कर आएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। एज बिजनेस ग्रो दे ऑफन लुक टू एक्सपेंड इनटू अ न्यू मार्केट बियॉन्ड देयर डोमेस्टिक बॉर्डर्स। हाउएवर, entering the international market can be challenging and companies need to consider several factors before deciding the mode of entry. जैसे जैसे बिजनेस हमारा ग्रो करता है तो कंपनी अपने आप को और भी ज़्यादा फैलाना चाहती है। मतलब जैसे कंपनी पहले तो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर बिजनेस करती है, बाद में कंपनी चाहती है कि वो इंटरनेशनली भी अपने प्रोडक्ट को या अपने अपने सर्विस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करे, जिससे कि दूसरे कंट्री के अंदर भी उसके प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। तो इस वजह से जो कंपनी है वो इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर जाती है। अगर वो इंटरनेशनल मार्केटिंग करती है तो उसको डिफरेंट डिफरेंट मोड्स की ज़रूरत पड़ती है। अब मोड्स के अंदर आता है हमारा एक्सपोर्टिंग, जॉइंट वेंचर, फ्रेंचाइजिंग, एक्विजिशन, स्ट्रैटेजिक अलायंस, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, लाइसेंसिंग, आउटसोर्सिंग, एफडीआईज, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल लीजिंग, टर्नकी प्रोजेक्ट। अब हम वन बाय वन सबको पढ़ते हैं। फर्स्ट आता है हमारा एक्सपोर्टिंग। एक्सपोर्टिंग के अंदर आता है हमारा द कंपनी प्रोड्यूस देयर प्रोडक्ट इन डोमेस्टिक मार्केट एंड सेल देम इनटू इंटरनेशनल मार्केटिंग। जो कंपनी होती है उन प्रोडक्ट्स को अपने डोमेस्टिक मार्केट के अंदर बनाती है और उसको जब बेचने की बात आती है तो उसको इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर सेल करती है। जो हमारी एक्सपोर्टिंग होती है वो हमारी टू टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। डायरेक्ट का मतलब होता है जब कंपनी जो भी हमारी जो कंपनी होती है वो डायरेक्टली कस्टमर के साथ डील करती है। इन दिस कंपनी सेल डायरेक्ट गुड्स टू द कस्टमर इन इंटरनेशनल मार्केट। जो हमारी कंपनी है, हमारी जो कंपनी है वो डायरेक्टली अपने गुड्स को कस्टमर्स को देती है, वो आता है हमारा डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग के अंदर। इसकी मेरिट्स होती है कंपनी हैज़ डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द सेल, मार्केटर्स कैन ऑब्टेन इन डेप्थ इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेड इन द इंटरनेशनल मार्केट। अगर जो कंपनी है वो डायरेक्टली कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट को दे पा रही है तो उसके ऊपर पूरा डायरेक्ट कंट्रोल है कंपनी के पास। सेकंड है कि जो कंपनी है, जो मार्केटर्स हैं, उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होती है कि वो किसके अंदर ट्रेड कर रहे हैं। अब इसके डीमेरिट्स क्या क्या होती है, इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है और कभी कभी जैसे कुछ कुछ कंट्रीज़ क्या होती है वो उसके ऊपर ट्रेड बैरियर्स लगा देती है, तो वो इसकी डीमेरिट्स देखने को मिलती है। इसका हमारा सेकंड पॉइंट आता है इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग के अंदर आता है हमारा कंपनी सेल गुड्स टू इंटरमीडिएटर एंड दैट इंटरमीडिएटर सेल गुड्स टू कस्टमर इन इंटरनेशनल मार्केट। जो हमारी कंपनी होती है वो इंटरमीडिएटर को देती है और इंटरमीडिएटर आगे जाके कस्टमर को प्रोडक्ट को सेल करता है। इसकी मेरिट्स के अंदर आता है नॉट रिक्वायर्ड ह्यूज इन्वेस्टमेंट, इंटरमीडिएटर ऑर्गेनाइजेशन हैंडल ऑल द एक्सपोर्टिंग और सेलिंग एक्टिविटी। अब आपने देखा होगा ये जो मेरिट थी वो आपकी डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग के डीमेरिट थी और जो उसकी मेरिट्स है वो यहाँ पे डीमेरिट आ गई। तो इस टॉपिक के अंदर हमें यही देखने को मिलता है। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स पॉइंट आप खुद भी ध्यान में रख के बना पाएंगे। इसके डीमेरिट के अंदर आता है इसके अंदर डेप्थ इन्फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि जो कंपनी है वो कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर रही है तो उसके पास डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेस नॉलेज अबाउट कस्टमर्स। अब जो कंपनी है उसको कस्टमर्स की नॉलेज के बारे में ज़्यादा नहीं पता है। मतलब कस्टमर की क्या क्या टेस्ट है, क्या प्रेफरेंसेस है, कस्टमर्स को किस टाइप का फैशन पसंद है, किस टाइप की वो प्रोडक्ट को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो कंपनी को इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अब हमारा सेकेंड पॉइंट आता है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर इन्वॉल्व पार्टनरिंग विद अ लोकल कंपनी इन अ फॉरेन मार्केट टू क्रिएट अ न्यू एंटिटी। जॉइंट वेंचर के अंदर हमारा क्या होता है, दो कंपनीज मिलकर एक नई कंपनी को बनाती है, एक नई कंपनी हमारी बनकर आती है, उसको हम बोलते हैं जॉइंट वेंचर।
टाटा सन्स प्लस सिंगापुर एयरलाइंस इज इक्वल्स टू विस्तारा। टाटा सन्स हमारी सिंगापुर एयरलाइंस के साथ में मिली और बाद में वो विस्तारा कंपनी का उसका नाम हुआ। अब इनके कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कॉमन ऑब्जेक्टिव हो गई कि वो साथ में एक दूसरे के साथ में काम कर रहे हैं, वो शेयर ओनरशिप होगी, उनकी रिस्क बहुत कम होगी, क्योंकि जो दोनों पार्टनर्स है, जो दोनों कंपनी की है, वही रिस्क दोनों की होगी, नई एंटिटी की। टेक्नोलॉजी शेयरिंग, जो एक की टेक्नोलॉजी होगी वो दूसरा पर्सन भी उसको शेयर कर रहा है। इसकी मेरिट्स के अंदर आता है कंपनीज कैन बेनिफिट फ्रॉम लोकल एक्सपर्टीज एंड नॉलेज, एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूट चैनल, रिड्यूस रिस्क, यूजफुल टू मीट शॉर्टेज ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज और मैनेजरियल रिसोर्सेज। जब दो कंपनी साथ में काम कर रही है तो उनको जो भी शॉर्टेज है वो इतनी देखने को नहीं मिलती, फाइनेंशियल हो चाहे वो फिजिकल हो या मैनेजरियल हो। डीमैरिट्स के अंदर आता है जॉइंट वेंचर कैन ऑल्सो चैलेंजिंग एज कंपनी में हैव डिफरेंट गोल एंड कल्चरल एंड कॉन्फ्लिक्ट में अराइज इन फ्यूचर। जैसे कि किसी किसी कंपनी के कुछ कुछ और कल्चर होते हैं, कभी कभी ये हमें उसका डीमेरिट देखने को मिलता है। इसके बाद आता है हमारा फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग का होता है हमारा मतलब इट इज़ अ स्ट्रैटेजी इन विच सेमी इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर फ्रेंचाइजी pay fees and royalty to a parent company, franchisor independent owner and return to use franchisor trademark brand to sell its product or services. इसकी सेकंड डेफिनेशन देखते हैं। फ्रेंचाइजिंग इज अ मोड ऑफ एंट्री वेयर कंपनी ग्रांट द राइट टू यूज its brand, product and service to a local business in a foreign market in exchange for a fee and ongoing royalty. अब इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा फ्रेंचाइजर होता है ना, वो एक इंडिपेंडेंट ओनर होता है। फ्रेंचाइजर जो होता है वो अपना जो उसका ट्रेडमार्क है, उसकी ब्रांड है, वो सब यूज़ करने दे रहा है फ्रेंचाइजी को। अब जो फ्रेंचाइजी होगा ना, वो इसके बदले में उसको कुछ पे करेगा फीस। वो एक सेमी इंडिपेंडेंट होता है बिजनेस ओनर, और वो अपने फ्रेंचाइजर को एक फीस को पे करेगा, जिससे कि वो उसका कल को उसका ब्रांड, ट्रेडमार्क, ये सब उसको यूज़ करेगा। इसके अंदर आता है हमारे एग्जाम्पल, सबवे हैज़ फ्रेंचाइज इट्स ब्रांड टू लोकल बिजनेस इन ओवर 100 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड। जो सबवे है उसने फ्रेंचाइज करा है अपनी ब्रांड को, और वो 100 अलग अलग कंट्रीज के अंदर अभी सबवे हमारा खुला हुआ है। इसके मेरिट्स के अंदर आता है हमारा मेन एडवांटेज ऑफ फ्रेंचाइजिंग इज दैट इट अलाउ कंपनी टू एक्सपैंड इट्स ब्रांड क्विकली विद अ मिनिमल रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट। ये हमारा जो एडवांटेज है, ये फ्रेंचाइज़र के अकॉर्डिंग हमने देखा है कि जो फ्रेंचाइज़र है वो क्या चाहेगा कि जो उसके ब्रांड है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से एक्सपैंड हो, और वो भी इसकी रिस्क कम हो और इन्वेस्टमेंट कम हो। इन्वेस्टमेंट तो इसलिए कम होगी क्योंकि वो ब्रांड जो है वो हमारा पहले से ही बना हुआ है। हाईली मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़, हाईली मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ में आता है हमारा, क्योंकि जो हमारे फ्रेंचाइजी है, जो लोग इसकी रॉयल्टी को या फ़ी को पे कर रहे हैं, वो बहुत ही मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ होते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ये होता है कि हम बहुत ब्रांडेड कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, तो मोटिवेशन उनके पास पहले से ही होता है। थर्ड आता है हमारा एडवांटेज ऑफ मार्केटिंग एक्सपर्टीज़ ऑफ फ्रेंचाइजर। उनके पास एडवांटेज होता है कि वो मार्केटिंग एक्सपर्टीज़ का फ्रेंचाइजर का भी एडवांटेज होता है। इसकी डीमेरिट्स होती है डिफ़िकल्ट टू कीप ट्रेड सीक्रेट। अगर जो फ्रेंचाइजी है उसको कोई अपना सीक्रेट्स नहीं रख सकता, उसको सारी बातें शेयर करनी पड़ेगी फ्रेंचाइजर के साथ में। फ्रेंचाइजी में बिकम अ फ्यूचर कॉम्पिटिटर। अब कल को क्या हो सकता है, जो फ्रेंचाइजी है वो अपनी कोई नई शॉप खोल के बैठ जाए या अपनी कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर ले, तो ये इसका एक गंदा डीमेरिट होता है। Franchisor need to ensure that franchisee must uphold the some quality standard and adhere to the brand guidelines. जो फ्रेंचाइजर होता है वो क्या चाहता है कि जो फ्रेंचाइजी है ना, वो सारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करे। मतलब जिस टाइप के उसके जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं किसी एक कंपनी में, या जो उसका टेस्ट है, वो सभी जगह उसका उसी टेस्ट को फॉलो किया जाए, और वो उसी तरह की क्वालिटी को मेंटेन करे, उसकी गाइडलाइंस को ध्यान में रखे। तो ये जो है हमारा फ्रेंचाइजर चाहता है। इसके बाद आता है हमारा एक्विजिशन। Company through acquiring any foreign company can also enter in a foreign market. Acquisition involve a company purchasing an existing company in a foreign market. The acquired company can then be integrated into the buyer's existing operation or operate as a standalone entity. एक्विजिशन के अंदर हमारा क्या होता है,
जो हमारी एग्जिस्टिंग कंपनी होती है ना, जो एग्जिस्टिंग कंपनी होती है वो परचेज़ कर लेती है, मतलब परचेज़ करते हैं हम एग्जिस्टिंग कंपनी को, जो ऑलरेडी एक कंपनी है उसको हम परचेज़ कर लेते हैं फॉरेन मार्केट के अंदर। मतलब जो छोटी कंट्रीज़ की कंपनीज़ है वो विदेश की कंपनी के अंदर आके वहाँ पे जाके काम करती है, क्योंकि वो उसको जो विदेश की कंट्री है वो उसको उस पुरानी कंपनी को एक्वायर कर लेती है, उसको खरीद लेती है। इसके एग्जाम्पल आते हैं, टाटा ग्रुप एक्वायर्ड जैगवार लैंड रोवर, अ ब्रिटिश कार मैन्युफैक्चर। टाटा ग्रुप ने एक्वायर करा था अभी जैगवार लैंड रोवर को। इसके कॉमन ऑब्जेक्टिव होते हैं इकोनॉमिक ऑफ सेल, टैक्स बेनिफिट, फास्ट ग्रोथ, डाइवर्सिफिकेशन। इसके बाद मेरिट्स और डीमेरिट्स में आता है, इट अलाउ कंपनी टू एंटर इनटू अ न्यू मार्केट क्विकली। इसमें क्या होता है, जो नई मार्केट के अंदर जो कंपनी एग्जिस्टिंग कंपनी है वो किसी नई मार्केट के अंदर इजीली एंटर कर सकती है। ईजिली गेन टू एस्टेब्लिश द कस्टमर बेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, वो ईजिली एक्सेस कर सकती है कस्टमर बेस को, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को। इसके डीमेरिट्स के अंदर आता है हमारा, एक्वाजिशन इन्वॉल्व अ सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट एंड कैरी हाई रिस्क लेवल। इसके अंदर जो रिस्क होती है बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि जो एक कंपनी है वो अपनी डोमेस्टिक कंट्री को छोड़ के कहीं दूसरी कंट्री के अंदर जाके अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही है, तो रिस्क तो इसके अंदर इन्वॉल्व होती है और इन्वेस्टमेंट के अंदर भी इसको ज़रूरत होती है। इसके बाद आता है हमारा स्ट्रेटेजिक अलायंस। स्ट्रेटेजिक अलायंस इन्वॉल्व partnering with a company in a foreign market to pursue a common objective like joint ventures. Strategic alliance are typically short term and do not involve the creation of a new entity. जो स्ट्रेटेजिक अलायंस होता है ना हमारा, वो थोड़ा थोड़ा सिमिलर होता है हमारा जॉइंट वेंचर की तरह से, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, बस हमारी नई न्यू क्रिएशन नहीं हो रही होती है न्यू एंटिटी की। इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, दो कंपनीज होती है वो साथ में मिलके काम करती है। पर जो हमारा स्ट्रेटेजिक अलायंस होता है इसके अंदर क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन कंपनी टू पूल देयर रिसोर्सेज टू अचीव कॉमन गोल्स। इसके अंदर जो दो कंपनीज होती है ना वो क्या करती है, साथ में मिलकर काम करती है जिससे कि वो अचीव कर सके कॉमन गोल्स को, और ये दोनों एक इंडिपेंडेंट एंटिटी होती है। और जॉइंट वेंचर के अंदर क्या होता है, वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, और स्ट्रैटेजिक अलायंस हमारा एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है। ये हमारे एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है जिसके अंदर कोई भी न्यू एंटिटी की क्रिएशन नहीं होती है, बट जॉइंट वेंचर के अंदर हमारी न्यू एंटिटी की क्रिएशन होती है। इसके एग्जाम्पल के अंदर आता है, स्टारबक फॉर्म्ड अ स्ट्रेटेजिक अलायंस विद अ टेंसेंट होल्डिंग अ चाइनीज टेक्नोलॉजी कम टू इंटीग्रेट विद जीपैड पे इनटू द स्टोर इन चाइना। अब स्टारबक्स ने क्या किया था, ये इसने क्या बोला था, मतलब जो भी पेमेंट वगैरह करनी है वो वी चैट के साथ करेंगे, तो कुछ मतलब स्पेशल डिस्काउंट वगैरह ये सब देते थे। अब वी चैट जो है ये इंडिया के अंदर तो नहीं था, पर ये इन्होंने स्पेशल ये उसके साथ में इंटीग्रेट करा, तो उसके बाद उन्होंने ऐसा एक ऑफर निकाला। इसके मेरिट्स आती है, इट अलाउज कंपनी टू शेयर रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टीज वाइल रिड्यूसिंग रिस्क। इसके अंदर जब दो कंपनी साथ में मिल रही है तो एक दूसरे का रिसोर्सेज को शेयर करती है और साथ में रिड्यूस हो जाती है उनकी जो रिस्क है। यूज टू एक्सपेंड प्रोडक्शन कैपेसिटी, वो साथ में मिलकर अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, मार्केट शेयर्स को उनके इंक्रीज होते हैं। स्ट्रेटेजिक अलायंस कैन बी चैलेंजिंग टू मैनेज एस कंपनी में हैव अ डिफरेंट कल्चर। बस यही वाले डिमेरिट हमने जॉइंट वेंचर के अंदर देखा था, क्योंकि जो हमारी दो कंपनीज हैं उनके डिफरेंट कल्चर्स हैं, तो ये कभी कभी हमें चैलेंजिंग फीचर इसका देखने को मिलता है। इसके बाद हमारा 6 पॉइंट आता है, FDIs, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। It is a mode of entering foreign market through investment. Investment can be directly or indirectly. जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है वो डायरेक्टली भी हो सकती है और इनडायरेक्टली भी हो सकती है। ये हमारा एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम फॉरेन मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। The extent to which FDI is allowed in a foreign country is subjected to the government regulation of the country. इसके अंदर है जो FDIs है वो अलाउ करती है फॉरेन कंट्रीज़ को गवर्नमेंट रेगुलेशंस को ध्यान में रख के। अब जो हमारा FPIs होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, उसका मतलब क्या होता है, इट कैन बी डन बाय परचेजिंग शेयर ऑफ अ कंपनी प्रॉपर्टी असेट्स। जो हमारा FPIs होता है उसके अंदर हम कंपनी के शेयर्स को परचेज करते हैं
और साथ में उनकी प्रॉपर्टी और एसेट्स को भी परचेज करते हैं। तो ये आता है हमारा एफपीआईज। अभी हम एफडीआई समझ रहे हैं, जिसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉरेन कंट्रीज के अंदर। अब एग्जाम्पल है इसका, मारुति वॉज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई इन इंडिया। मारुति हमारा एक लार्जेस्ट सोर्स है एफडीआई का इंडिया के अंदर, क्योंकि इसके पास कितना मार्केट वैल्यू है, 21.8%। इसके मेरिट्स के अंदर आता है हमारा इजी वे टू एंटर। हम इजीली किसी भी कंट्री के अंदर एंटर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर चीप लेबर अवेलेबल होते हैं। एक्सप्लोर कर सकते हैं हम न्यू मार्केट को। इसके अंदर डीमेरिट्स के अंदर आता है, क्योंकि हाई इन्वेस्टमेंट होती है और डिफरेंट लीगल रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद आता है हमारा ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट जो होता है वो हमारा पार्ट है एफडीआई का। एफडीआई के अंदर हमारे दो इन्वेस्टमेंट आते हैं, फर्स्ट वन इज ग्रीनफील्ड एंड सेकंड वन इज ब्राउनफील्ड। ग्रीनफील्ड का मतलब होता है जब हम न्यू कंपनी को एक काम करते हैं, जैसे कि स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। और ब्राउनफील्ड के अंदर आता है हमारा जब हम एग्जिस्टिंग कंपनी के अंदर काम करते हैं। ग्रीनफील्ड को अब हम समझते हैं, अ न्यू सब्सिडरी और अ बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच इन अ फॉरेन मार्केट। दिस अप्रोच इज कॉमन इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वेयर कंपनी सेट अप अ न्यू फैक्ट्री इन अ फॉरेन कंट्री। इसके अंदर क्या होता है, जब कोई कंपनी अपना बिल्कुल स्टार्टिंग से ही काम को स्टार्ट करती है, किसी कंट्री के अंदर अपनी एक नई फैक्ट्री को बनाती है, उसको हम बोलते हैं ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। इसकी मेरिट्स होती है, कंपनी कैन हैव अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर देयर ऑपरेशन एंड टेलर देयर इन्वेस्टमेंट टू मीट देयर स्पेसिफिक नीड्स। इसके बाद इसकी डीमेरिट्स के अंदर आता है, इट रिक्वायर अ सिग्निफिकेंट अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की इसके अंदर ज़्यादा ज़रूरत होती है। कंपनी नीड टू नेविगेट द लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द फॉरेन मार्केट। इसके बाद आता है हमारा लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग के अंदर आता है हमारा, इट इन्वॉल्व अ कंपनी ग्रांटिंग द राइट टू यूज द इट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी such as patent, trademark or technology to a foreign company in exchange for a fee or royalty. It is quite similar to franchising. जो हमारा लाइसेंसिंग होता है ये थोड़ा थोड़ा सिमिलर होता है फ्रेंचाइजिंग की तरह से। इसके अंदर एक हमारा फ्रेंचाइजर होता है और दूसरी पार्टी होती है हमारी फ्रेंचाइजी, जो हमारी पे करता है रॉयल्टी और उसको हम बोलते हैं फ्रेंचाइजी। और हमारा जो दूसरा होता है इंडिपेंडेंट, उसको हम बोलते हैं फ्रेंचाइजर। इसके एग्जाम्पल होता है डिज्नी एंड टाइमेक्स। डिज्नी licensed its name to Timex so that they would be able to produce a watch that feature Mickey Mouse. अब आपने टाइमेक्स की वॉचेस देखी होंगी, उसके ऊपर जो है मिकी माउस को वो फीचर करके उसको डालते हैं। तो ये उन दोनों ने साथ में क्या करा हुआ है, लाइसेंसिंग। इस वजह से वो ऐसे डाल पा रहे हैं। इसके मेरिट्स के अंदर आता है, इट अलाउ कंपनी टू जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विदाउट हैविंग टू इन्वेस्ट इन लोकल ऑपरेशन। इसके अंदर जो कंपनी है वो जनरेट करते हैं रेवेन्यू को फ्रॉम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। डीमेरिट्स के अंदर आता है कि ये एक बहुत कभी कभी रिस्की हमें देखने को मिलता है, एज कंपनी में हैव लिमिटेड कंट्रोल ओवर देयर यूज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। क्योंकि जो कंट्रीज है उसके पास कुछ लिमिटेड कंट्रोल होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर। इसके बाद आता है हमारा आउटसोर्सिंग। It is a cost-effective strategy used by a company to reduce cost by transferring portion of work to outside supplier rather than completing it internally. इसके अंदर क्या होता है, कंपनीज क्या करती है, कुछ कुछ जो उनका काम होता है ना वो ट्रांसफ़र कर देती है, अपने काम को कुछ ट्रांसफ़र कर देती है आउटसाइड सप्लायर्स के ऊपर, जिससे कि जो उनका काम है वो थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो सके। और ऐसा नहीं है वो अपना सारा ही काम को बाहर ट्रांसफ़र कर देती है, नहीं, वो कुछ पार्ट को करती है। जैसे कि इसका एग्जांपल है एप्पल रिलेशनशिप विद चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग फर्म फॉक्सएक्स इज़ वेल नोन। ये इसका एग्जांपल है। इसकी मेरिट्स के अंदर आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑन कोर वर्क। जो इससे कि क्या होता है, कंपनीज जो है ना वो जो उसका कोर वर्क है ना, जो उसका मेन वर्क है उसके ऊपर फोकस कर पाती है। इसके अंदर जो रिस्क है वो शेयर हो जाती है और रिड्यूस हो जाती है इसकी कॉस्ट। डीमेरिट्स के अंदर आता है रिस्क ऑफ एक्सपोर्टिंग ऑफ कॉन्फिडेंशियल डेटा। इसके अंदर क्या क्या होता है, जो जो हाफ काम जिस पर्सन से है, जिस फॉर्म से वो करवा रही है, उसके साथ भी डेटा को शेयर करना पड़ता है। तो इस बात की उनको रिस्क रहती है। लैक ऑफ कस्टमर फोकस, जो कंपनीज होती है वो कस्टमर के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाती। कंपनीज में हैव लिमिटेड कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन, कंपनीज के पास लिमिटेड कंट्रोल होता है प्रोडक्शन के ऊपर।
इसके बाद आता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग हमारा थोड़ा सा सिमिलर होता है आउटसोर्सिंग की तरह से। इट इन्वॉल्व आउटसोर्सिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टू अ फॉरेन कंपनी। द कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस द गुड्स अकॉर्डिंग टू द बायर स्पेसिफिकेशन एंड देन डिक्लेयर द प्रोडक्ट टू द बायर। आउटसोर्सिंग में क्या हो रहा था, कंपनीज जो है ना वो कुछ पोर्शन काम करवाने के लिए किसी बाहर के आउटसाइडर्स को काम देती थी। बट कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए कोई भी कंपनी किसी बाहर के वर्कर को हायर करती है। इसमें आता है इट इन्वॉल्व आउटसोर्सिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टू अ फॉरेन कंपनी। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस द गुड्स अकॉर्डिंग टू द बायर स्पेसिफिकेशन एंड डिक्लेयर द प्रोडक्ट। इसके अंदर हम स्पेसिफिकली जैसे कि इसका एग्जांपल है, दिस अप्रोच इज कॉमन इन इंडस्ट्री सच एज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड क्लोथिंग वेयर प्रोडक्शन कॉस्ट कैन बी लोअर इन फॉरेन कंट्रीज। इसके अंदर जो जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो गई या क्लोथिंग हो गई, वो हम बाहर की कंपनीज में मैन्युफैक्चर करे हुए सामान को लेकर आते हैं। 11th आता है हमारा इंटरनेशनल लीजिंग। The international lease refer to the type of lease agreement where one or more party to the lease agreement reside in different country। ये हमारे एक एग्रीमेंट होता है, लीज एग्रीमेंट होता है जो डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ में किया जाता है, जिसके अंदर वो लीज एग्रीमेंट के बारे में लिखा होता है। इसके अंदर मतलब 2 से ज़्यादा पार्टीज इन्वॉल्व होती है। ये हमारा 2 टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज इम्पोर्ट लीज, सेकेंड इज क्रॉस बॉर्डर। इम्पोर्ट लीज के अंदर आता है बोथ द लेसर एंड लेसी बिलोंग टू द सेम कंट्री। जो हमारा लेसर है और लेसी है वो दोनों ही सेम कंट्री से इन्वॉल्व कर रहे हैं, पर जो हमारा इक्विपमेंट है वो किसी और कंट्री का आ रहा है, तो उसे हम बोलते हैं इम्पोर्ट लीसी। और क्रॉस बॉर्डर के अंदर क्या होता है, हमारा जो बोथ है, हमारा लेसर और लेसी है, वो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर स्टे कर रहे हैं, और जो हमारा इक्विपमेंट है वो किसी भी कंट्री से आ सकता है, वो मैटर नहीं करता। उसके अंदर हमारा लेसर और लेसी जो होता है वो सेम कंट्री से होता है, और इक्विपमेंट हमारा डिफरेंट कंट्री से आ रहा होता है। और क्रॉस बॉर्डर के अंदर हमने देखा है कि जो हमारा लेसी और लेसर है वो दोनों ही अलग अलग कंट्री से होता है, और इक्विपमेंट किसी भी कंट्री से आ सकता है। अब लास्ट आता है हमारा टर्न की प्रोजेक्ट। टर्न की प्रोजेक्ट इन्वॉल्व अ कंपनी डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग अ न्यू फैसिलिटी इन अ फॉरेन मार्केट एंड देन ट्रांसफरिंग द ऑपरेशन टू द बायर ओवर द फैसिलिटी इट्स कंप्लीट। मतलब क्या होता है, जब हम किसी दूसरी कंट्री को अपना एक काम को सौंप देते हैं, अपना काम को ट्रांसफ़र कर देते हैं, कि ये काम होने के बाद फिर वो जो उसको रियल कंट्री है वो उसको काम को एज इट इज़ दे देता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है जैसे कि जो हमारी मेट्रो चल रही है, वो काम हमने किसको दिया था, जापान कंट्री को, और जब वो काम बन गया तो उन्होंने हमें आके मेट्रो एज इट इज़ उन्होंने वापस कर दी। तो इसके अंदर हम ज़्यादातर जो होता है कंस्ट्रक्शन वर्क का ऑर्डर देते हैं। इसके अंदर आता है हमारा टर्न की प्रोजेक्ट आर कॉमन इन इंडस्ट्री सच एज कंस्ट्रक्शन वेयर कंपनीज बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज पावर प्लांट और एयरपोर्ट इन फॉरेन। मतलब जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो दूसरी कंट्री करके फिर ट्रांसफ़र कर देती है उस काम को अपनी ओन कंट्री को या होस्ट कंट्री को। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा 12 पॉइंट्स के बारे में, मोड्स के बारे में हमने समझा। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, मेरे चैनल पे नए हो तो उसे सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की जो आपको ये नोट्स की PDF है, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।